हाँ जी बेटा, तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है, कौन से फूड आइटम में प्रोटीन है और कौन से फूड आइटम में फैट है। ठीक है, तो ये चीज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च के बारे में। ठीक है, अभी हम स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम चाहिए या फिर रॉ इंग्रेडिएंट चाहिए। रॉ इंग्रेडिएंट का मतलब जो अनकुक्ड वाला फूड है वो। ठीक है, ओके। अब उसमें हमें 2 से लेके 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हमें डालना है। देखो, हमें फूड आइटम लेना है या तो कुक्ड या तो अनकुक्ड। अगर दोनों लें तो बेटर है, क्योंकि पुराना जो अभी हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन, उसमें हमें दोनों तरीके के आइटम्स को टेस्ट करने के लिए बोला गया था। तो हमें फूड आइटम लेना है कोई सा, ठीक है, और उसमें हमें 2 से लेके 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करना है। आयोडीन सॉल्यूशन वही वाला जो हमने पहले बनाया था। अब हम ऑब्जर्व करेंगे उसको। जो फूड आइटम का कलर है वो ब्लू ब्लैक टर्न अगर हो जाए, अगर फूड आइटम का कलर टर्न हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर में, तो स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हमें ये टेस्ट दूसरे फूड आइटम्स के साथ भी करना है। जिसमें ब्लू ब्लैक कलर आएगा, ब्लू ब्लैक कलर जब आए तो समझ जाना है कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। उसके बाद हम करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो हमें थोड़ा सा फूड आइटम को लेना है, ठीक है, उसको अगर वो फूड आइटम सॉलिड है तो हमें उसको ग्राइंड करना है या मैश करके एक पेस्ट या पाउडर बना लेना है। और वापस से अगर हमें किसी फूड आइटम में प्रोटीन का टेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें वो फूड आइटम लेना है। अगर वो फूड आइटम सॉलिड है तो हमें उसे ग्राइंड या मैश करके उसको पाउडर बना लेना है। फिर एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वो पाउडर लेना है फूड आइटम का और 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करना है और शेक कर देना है। उसके बाद 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन मिला देना है। फिर उसको फिर से शेक करना है और थोड़ी देर के लिए रख देना है। मतलब टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से स्टैंड करके रख देना है थोड़े से मिनट्स के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए, ठीक है। अब तुम्हें ऑब्जर्व होगा कि वहां पे वॉयलेट कलर आ जाएगा। कैसा कलर आएगा? वॉयलेट कलर। अगर वॉयलेट कलर आता है तो मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है उस फूड आइटम के अंदर। अगर ब्लू ब्लैक कलर आता था तो फिर स्टार्च प्रेजेंट है। अगर वॉयलेट कलर आता है तो फिर प्रोटीन प्रेजेंट है। समझ आ गई बात? अब यही टेस्ट को बाकी के फूड आइटम्स के साथ भी रिपीट करो, ठीक है। जितने भी तुम्हारे पास फूड आइटम्स प्रेजेंट है तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन से फूड आइटम में प्रोटीन है। अब हम बात करेंगे टेस्ट फॉर फैट्स के बारे में। अब हम फैट टेस्ट करने जा रहे हैं। तो फैट को टेस्ट करने के लिए आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड लेना है, उसको एक पेपर में रैप कर लेना है, उसको क्रश करना है। पर क्रश करते वक्त ये ध्यान रहे कि वो पेपर ना फट जाए। क्या करना है? एक फूड आइटम लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपने पराठा ले लिया, ठीक है, उसको पेपर में रैप कर लो और ऐसे करके दबा दो उसे, ठीक है। पर ध्यान ये रखना है कि वो पेपर ना फट जाए। फिर उस पेपर को ऐसे सीधा करके देखो, फूड आइटम को हटा दो और फिर देखो पेपर में कि पेपर में अगर ऑयली पैच बन रहे हैं, मतलब ऑयल के धब्बे बन रहे हैं जगह जगह पर, तो फैट प्रेजेंट है फूड में, ठीक है। उस पेपर को लाइट में देखो, ऐसे करके, लाइट सामने से आ रही है, उस पेपर को इस तरीके से देखो, ठीक है। अगर पैच ट्रांसलूसेंट लगते हैं, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिससे थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाती है, बिल्कुल क्लियर नहीं बट थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। अगर वो ऑयली पैच मतलब ऑयल के जो धब्बे हैं उस पेपर पे वो ट्रांसलूसेंट लगते हैं तो फिर उसमें फैट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब उस पेपर को ड्राई होने दो। अगर ऑयली पैच फिर भी रह रहा है तो वो फैट है, अगर पैच डिसअपियर हो रहा है तो वो वाटर है, फैट नहीं है। वापस से बताती हूँ, आई थिंक आप कहीं कंफ्यूज ना हो गए हो इसमें। तो हमें फैट को टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हमें कोई फूड आइटम लेना है, फॉर एग्जांपल पूड़ी ले ली और उसको पेपर में रैप कर दिया, उसको ऐसे करके अच्छे से प्रेस कर दिया, पर ध्यान ये रखना है कि पेपर ना फट जाए। अब उस पेपर को खोलो, पूड़ी को साइड में रख दो। अब पेपर को ऑब्जर्व करो, अगर पेपर पे ऑयली पैचेस हैं, ठीक है, ऑयली पैचेस है तो फैट है। और उस पेपर को लाइट के सामने ऐसे देखो, अगर वो पैचेस ट्रांसलूसेंट बिहेव करते हैं, ट्रांसलूसेंट का मतलब है जिससे लाइट पास हो रही हो थोड़ी बहुत, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा बट थोड़ी बहुत लाइट पास हो गई तो उसे ट्रांसलूसेंट बोलेंगे, ठीक है, तो फैट प्रेजेंट है। अब उस पेपर को रख दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब उस पेपर को रख दोगे, उस पेपर को थोड़ा सूख जाने दो। उसके बाद भी अगर ऑयली पैच है तो वो फैट है। और अगर पेपर को आपने सूख जाने दिया प्रॉपरली और वहां पे कोई पैच नहीं बचा तो इसका मतलब है वो वाटर था जो कि अब उड़ गया है, जो कि अब इवेपोरेट हो गया, तो मतलब उस फूड आइटम में फैट नहीं है। तो टेस्ट के थ्रू हमने 3 न्यूट्रिएंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की। पहला था हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, और दूसरा था हमारा प्रोटीन, और तीसरा था फैट। कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म होता है।
दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं फूड में, बट उनको टेस्ट करना मुश्किल होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे टेस्ट उनको नहीं किया है। ठीक है, अब हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्यों होते हैं, सवाल ये है। देखो, अगर हमें अपनी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करवाना है तो हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। वी नीड दीज न्यूट्रिएंट्स सो दैट आवर बॉडी कैन फंक्शन प्रॉपरली एंड स्टे हेल्दी। अब हम बात करेंगे कि जो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी। जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, हम वो सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपको बहुत ध्यान से सुननी है। हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए होते हैं, तो उनमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उन्हीं को हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट वाले फूड का एग्जाम्पल है राइस। ठीक है, अब हम बात करेंगे फैट्स की। फैट्स भी एनर्जी देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं बॉडी को। ठीक है, और फैट्स को भी हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। ग्रोथ का मतलब हमारी हाइट बढ़ती है तो वो प्रोटीन्स की वजह से बढ़ती है। रिपेयर का मतलब अगर हमारे कहीं चोट लग जाए तो वो प्रोटीन्स की वजह से ठीक हो जाती है, हील हो जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी के लिए, इसीलिए प्रोटीन्स को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। समझ आई बात। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स बोलना है, विटामिन्स नहीं बोलना है। क्या बोलना है, विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से, और विटामिन्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से मिलते हैं, इसलिए फ्रूट्स खाओ ताकि डिजीजेस से बच पाओ। ठीक है, क्योंकि विटामिन्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीजेस। और विटामिन्स हमारी आईज, हमारी बोन्स, हमारे टीथ और हमारे गम्स मतलब हमारे मसूड़ों को सुरक्षित और हेल्दी रखते हैं। ओके, जो विटामिन्स होते हैं वो हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। ठीक है, अब विटामिन्स के अलग अलग टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए। विटामिन ए से आपकी स्किन और आपकी आईज हेल्दी रहती हैं। विटामिन ए से क्या हेल्दी रहता है, आपकी स्किन एंड आईज। ओके, विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी हमेशा खट्टी चीज़ों में होती है। फॉर एग्जांपल आंवला में, फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस में, फॉर एग्जांपल लेमन्स में। विटामिन सी क्या करती है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, मतलब वो आपको बचाती है अलग अलग डिसीजेस से। विटामिन सी हेल्प टू फाइट द डिजीजेस। ओके, अब बात करेंगे विटामिन डी की। बॉर्नविटा के एड में देखते हो गया विटामिन डी को। ठीक है, तो विटामिन डी का क्या काम होता है, विटामिन डी क्या करती है, वो कैल्शियम, विटामिन डी हेल्प करती है ताकि हमारी जो बोन्स एंड टीथ हैं वो कैल्शियम को यूज कर पाए। विटामिन डी क्या मदद करती है, हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, मतलब हमारी बोन्स के पास प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम रहे। ये बात किससे हो पाती है, विटामिन डी से। मतलब अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कितना भी कैल्शियम हो, लेकिन हमारे बोन्स और हमारे टीथ उस कैल्शियम को यूज नहीं कर पाएंगे। बात करेंगे विटामिन ई और के बारे में, ये भी कुछ अलग तरीके के विटामिन होते हैं। बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है ग्रुप ऑफ बी विटामिन। मतलब अगर हम बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो उसमें पूरा ग्रुप आ जाएगा विटामिन बी का, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप हो गया ना विटामिन का, विटामिन बी का ये पूरा ग्रुप हो गया, क्योंकि विटामिन बी अकेला सिंगल नहीं होता, उसका ग्रुप होता है। तो हम इसीलिए विटामिन बी को अकेला विटामिन बी नहीं बोलते, हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। समझ आ गई बात। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो विटामिन डी होती है वो हमारी बॉडी में भी बनती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इसीलिए सनलाइट में सुबह सुबह जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सनलाइट में नहीं जाओगे तो आपकी बॉडी विटामिन डी नहीं बना पाएगी। अब बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, CPF विद्या मंदिर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए और मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए। तो मिनरल्स हेल्प करते हैं ग्रोथ में और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मतलब जो हमारी हेल्थ अच्छी रहे तो उसको मेंटेन रखते हैं, अच्छी है तो अच्छी ही रहे, मेंटेन करना। ठीक है, एक तो हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मिनरल्स। M फॉर मिनरल्स, M फॉर मेंटेन। जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत सारे फूड्स में होते हैं। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड, मतलब किसी एक फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादातर फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
बट कभी कभी ऐसा होता है कोई एक न्यूट्रिएंट किसी फूड में ज़्यादा प्रेजेंट हो। देखो वापस से बताती हूँ, हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड, मतलब किसी एक फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होगा। मतलब एक ही फूड में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, एक ही फूड में प्रोटीन भी हो सकता है, बट ऐसा होगा कि उस फूड में कोई एक चीज़ ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल राइस में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। अब बात करेंगे डाइटरी फाइबर्स के बारे में। डाइटरी फाइबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि डाइटरी फाइबर का मतलब होता है कि हम जब रेशेदार खाना खाते हैं, जैसे कि हम सैलड खा रहे हैं, जैसे कि फ्रूट्स खा रहे हैं, ऐसा खाना जिसमें फाइबर प्रेजेंट हो उसको अपन डाइटरी फाइबर बोलते हैं। और डाइटरी फाइबर का एक और नाम है, उसे बोलते हैं रफेज। क्या बोलते हैं? रफेज। ओके। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो प्लांट के प्रोडक्ट्स में होते हैं। डाइटरी फाइबर किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट के प्रोडक्ट्स में। डाइटरी फाइबर के जो सोर्सेज हैं वो हैं होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स का मतलब जैसे हमारा व्हीट है, ठीक है, जैसे बाजरा है, जैसे रागी है, ठीक है, ये सब होते हैं होल ग्रेन्स। तो डाइटरी फाइबर्स के सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। डाइटरी फाइबर्स में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन डाइटरी फाइबर जो होता है वो हमारी बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में हेल्प करता है। देखो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, वो लोग इसबगोल खाते हैं। इसबगोल अगर आप देखोगे तो वो फाइबर के जैसा होता है। तो इसबगोल हेल्प करता है उनको अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि हमारी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसको रिमूव करने के लिए डाइटरी फाइबर इंपॉर्टेंट होते हैं। वरना आप खुद नोटिस करके देखना, जिस दिन आप सैलड खाओगे तो आप सुबह जब फ्रेश होने जाओगे तो आपको आप बेटर फ्रेश होगे। अब बात करेंगे वाटर के बारे में, क्योंकि वाटर को भी तो हमने डिस्कस किया था ना कि हाँ डाइटरी अदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो डाइटरी फाइबर और वाटर होते हैं। तो जो वाटर होता है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मतलब चाहे आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास वाटर नहीं है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसीलिए वाटर हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और वाटर हेल्प करता है वेस्ट को रिमूव करने में। वेस्ट कैसे रिमूव होता है बॉडी से? यूरिन की फॉर्म में, ठीक है, और स्वेट की फॉर्म में। स्वेट का मतलब पसीना। स्वेट में से कितनी गंदी स्मेल आती है, इसका मतलब उस स्वेट में से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव हो रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो स्वेट में तो पानी होता है ना, और वेस्ट भी होता है, तो वाटर हेल्प कर रहा है ना वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए बॉडी में से। अब वाटर के सोर्सेज देखते हैं। वाटर के सोर्सेज होते हैं, आप वाटर पी लो चाहे डायरेक्टली या फिर मिल्क पियो तो उसमें भी थोड़ा बहुत वाटर होता है। टी में भी वाटर होता है, फिर कुक्ड फूड में भी वाटर होता है, क्योंकि मम्मी पानी तो डालती है ना, रसीली सब्जी जिसमें करी प्रेजेंट होता है तो उस समय पानी तो पड़ता है ना, तो वाटर आपको फूड में से ही मिल जाएगा। या फिर आप बॉटल भर भर के पानी पी लो या ग्लास में पानी पी लो, तो इन सारे तरीकों से भी आपको वाटर मिल जाएगा, ठीक है। और वाटर हम कुकिंग के टाइम पे भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आटे का डो बनाते हैं, मम्मी ऐसे ऐसे डो बनाती है आटे का, तो उस वक्त भी तो उसमें वाटर डालती है ना, तो वाटर वहाँ से भी आ गया। अब आपके में एक एक्टिविटी दे रखी है, दैट इज एक्टिविटी 3, उसमें बोला है वाटर इन फूड। तो देखो अगर हम कोई टोमेटो या फिर लेमन को कट करें तो हमारे जो हाथ होते हैं ना वो गीले हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब उसमें पानी है, चाहे टोमेटो हो चाहे लेमन हो, उसमें पानी है, ठीक है। ज़्यादातर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में वाटर होता है, ठीक है। लेकिन जो वाटर ऐसी सारी चीज़ों में प्रेजेंट होता है वो एक स्मॉल पार्ट ऑफ आवर बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाता है पानी की। देखो जो वाटर फूड मटेरियल्स में प्रेजेंट होता है वो जितना पानी आपको चाहिए उसमें से एक स्मॉल पार्ट ही आपको प्रोवाइड कर पा रहा है। कहने का मतलब है जितना पानी आपको चाहिए तो फूड मटेरियल्स में से आपको थोड़ा बहुत पानी मिल पाता है, इसीलिए आपको अलग से भी पानी पीना चाहिए, ग्लास में, बॉटल में, ऐसे। मतलब आपको अलग से भी अपना पानी प्रॉपर अमाउंट में पीना चाहिए। मतलब अलग से भी पानी पियोगे तभी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी वाटर की। वरना अगर सिर्फ खाने में जो पानी पड़ता है, जो सब्जियों में पानी है, सिर्फ आप सोच रहे हो कि हाँ बस उतना करने से आपकी बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हो। अलग से भी प्रॉपर अमाउंट में पानी पिया करो। समझ आई बात? अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड डाइट की। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि डाइट क्या होती है। डाइट का मतलब होता है द फूड वी ईट इन अ डे। एक दिन में हम जो भी फूड खाते हैं वो सब होती है हमारी डाइट। अब बात करेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट का मतलब ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स राइट क्वांटिटी में हो। मतलब the diet which have all the nutrients in right quantity is known as balanced diet। और साथ के साथ इस बैलेंस डाइट में रफेज और वाटर भी होना चाहिए। रफेज मतलब डाइटरी फाइबर भी होना चाहिए। और साथ के साथ इस डाइट में रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए। रफेज का मतलब हो गया डाइटरी फाइबर।
और इस बैलेंस डाइट में कोई एक चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और दूसरी बहुत कम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपकी डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और प्रोटीन्स तो है ही नहीं, या फिर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हैं और कार्बोहाइड्रेट्स तो है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए बट राइट क्वांटिटी में। कोई एक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कोई एक बहुत कम नहीं होना चाहिए। समझ आ गई बात? देखो, हमको जो डाइट चाहिए होती है वो अलग अलग डाइट चाहिए होती है, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पर्सन की एज क्या है और पर्सन का वर्क किस तरीके का है। मतलब हमारी जो डाइट है वो डिपेंड करती है कि हमारी एज क्या है और हमारा वर्क क्या है। अगर हम ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा मतलब मेहनत वाला काम करते हैं, जो मतलब कुर्सी पे बैठे बैठे नहीं, जो बाकी सारे काम होते हैं, फिजिकल वर्क जो है वो आप करते हो, तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, तो आपकी डाइट ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ मेंटल वर्क करते हो तो डाइट आपकी थोड़ी कम होगी। मेंटल वर्क का मतलब है कि आप सिर्फ दिमाग से काम करते हो, इतना फिजिकली आप इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, बैठे रहते हो पूरे टाइम, सोफे पे पड़े रहते हो, तो आप इतना कोई काम तो कर नहीं रहे हो, तो आपको उतनी ज़्यादा डाइट की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एज के हिसाब से भी जो ज़्यादा ओल्ड लोग होते हैं वो उतना नहीं खा पाते, लेकिन यंग हो अभी आप तो आपको बार बार भूख लगती है, तो एज पे भी डिपेंड करती है हमारी डाइट। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिशियस एंड अफोर्डेबल फूड्स। मतलब ऐसे फूड जो न्यूट्रिशियस भी है, मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी है, और वो अफोर्डेबल भी है, मतलब आसानी से हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, फिर स्प्राउटेड सीड। स्प्राउटेड मतलब जिसमें से स्प्राउट्स निकल आते हैं, ठीक है, जैसे कि मूंग हो गया, बंगाल ग्राम हो गया, जो चने होते हैं ना उसको बंगाल ग्राम बोलते हैं। फिर फर्मेंटेड फूड्स, फर्मेंटेड फूड में इडली हो गई, ठीक है। मिक्स्ड फ्लोर आइटम्स, मिक्स्ड फ्लोर मतलब जिसमें अलग अलग तरीके का आटा मिक्स है, फॉर एग्जांपल मिस्सी रोटी, फिर थेपला। थेपला ना गुजरात में बनाया जाता है, ओके। बनाना, स्पिनच, सत्तू। सत्तू ज़्यादातर बिहार में बहुत खाते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है, नाश्ते में खाते हैं। फिर जैगरी, जैगरी का मतलब गुड़। फिर जो भी वेजिटेबल्स उस जगह पे अवेलेबल हैं वो, ये सारी चीज़ें अगर आप खाओगे तो आपको अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल जाएंगे, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा आपको और आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर कुकिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कुकिंग जो होती है ना, अगर हम प्रॉपर तरीके से कुक नहीं करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं फूड में से। समझ आई बात? इसलिए कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर कुकिंग नहीं करेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाने को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाएगा। देयर विल बी लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड अगर हम प्रॉपर तरीके से कुकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट कैसे हो जाते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट। अगर हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को कट करने के बाद धोएंगे तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो सकता है, इसीलिए हमेशा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को कट या फिर पील करने के पहले, मतलब काटने या छीलने के पहले धो। उसके बाद दोगे तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाएगा और आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। फिर आप सोचोगे अरे मैं तो इतने अच्छे से सारी बैलेंस डाइट खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर न्यूट्रिएंट की कमी कैसे हो रही है, इसीलिए, ठीक है। दूसरी बात, जो वेजिटेबल्स या कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं उनके जो पील्स होते हैं, जो उनके छिलके होते हैं, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एप्पल होता है ना, उसकी स्किन में ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए कोशिश करो कि एप्पल को अच्छे से वॉश कर लो और फिर उसकी ऊपर की स्किन मत हटाओ। जैसे कैरेट है, कैरेट की जो स्किन होती है ना, जो आप पील ऑफ कर देते हो, उसको पील ऑफ मत करो, उसे अच्छे से वॉश कर लो प्रॉपर तरीके से और फिर स्किन के साथ ही खाओ, तभी आपको ज़्यादा विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। अगर जैसे राइस है या पल्सेस है, उसको बार बार धो रहे हो, अगर राइस को यानी चावल और दालों को बार बार धो रहे हो तो भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 बार धो लो, उससे ज़्यादा नहीं धोना है, ठीक है। अगर मान लो आप कुक कर रहे हो कोई चीज़ और उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हो, अगर आपने कोई चीज़ कुक की और उसमें आपने ज़्यादा पानी डाल दिया और बाद में उस पानी को फेंक दिया तो भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो उस पानी में चले गए। ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब चावल बनाए जाते हैं। अगर चावल में ज़्यादा पानी डल जाए तो बाकी के पानी को रिमूव कर देते हैं ना, तो उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी चले गए बेटा। और जो विटामिन सी होता है ना, जो नींबू में होता है, वो हीट से खराब हो जाता है, हीट से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हीट से लॉस हो जाता है। तो जब भी अगर आपको नींबू डालना है ना खाने में, तो जब खाना थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब डालना नींबू उसके अंदर, वरना विटामिन सी आपको नहीं मिलेगा। बेटर ये है कि नींबू पानी बना के पी लो, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विटामिन सी हीट से लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, हीट से वो खत्म हो जाता है विटामिन सी। देखो, इन सारी चीज़ों का उपाय है कि आप रॉ फूड आइटम्स खाओ। रॉ फूड आइटम्स का मतलब आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाओ ना, वेजिटेबल्स में सैलड खाओ, कुकुम्बर खाओ,
कुकुम्बर और ये सब तो कच्चे ही खाओगे ना, तो कच्चे खाओगे तो इनके न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होंगे। तो आप रॉ फूड को इंक्लूड करो अपनी डाइट में, मतलब आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाओ कच्चे। हर चीज़ को कच्चा मत खाओ, बट कुछ कुछ चीज़ों को कच्चा खाने की कोशिश करो जिससे कि उसमें न्यूट्रिएंट्स रहें। अब हम बात करेंगे ओवर ईटिंग फैट्स के बारे में, मतलब फैट्स की ओवर ईटिंग कोई कर रहा हो तो इससे क्या होगा। ये पहली बात तो ये है कि अगर कोई फैट्स ज़्यादा खा रहा है तो उसको ना वार्निंग है कि वो ऐसा ना करे, ठीक है। जो फैट वाले फूड होते हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट वाले फूड से, ये मैंने आपको पहले बताया था। वापस सुनो, जो फैट वाले फूड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ओके, ठीक है। लेकिन अगर हम ज़्यादा फैट वाला खाना खाएंगे, अब आप कहोगे मैम ये फैट वाला खाना है क्या। फॉर एग्जाम्पल बेटा, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब ज़्यादा फैट वाला खाना होता है। क्या क्या? समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सारी चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाओगे तो ये हार्मफुल होगा। इससे ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है। ओबेसिटी क्या होती है? अ हेल्थ कंडीशन ड्यू टू एक्सेस फैट इनटेक, मतलब ऐसी हेल्थ की कंडीशन जब आप फैट को ज़्यादा खाते हो, एक्सेस फैट कंज्यूम करते हो, एक्सेस मतलब ज़्यादा, ठीक है, तो ओबेसिटी हो जाती है। मतलब क्या हो जाता है? मोटापा। अब ओबेसिटी की बात तो कर ली, अब हम बात करेंगे कि डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होते हैं, ठीक है। देखो, एक पर्सन प्रॉपर फूड खा रहा है बट उसकी जो डाइट है या उसका फूड है उसमें कोई न्यूट्रिएंट मिस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन विटामिन सी नहीं खा रहा है तो वो बार बार बीमार पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में, मतलब कोई इंसान प्रॉपर क्वांटिटी में तो खा रहा है लेकिन उसकी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, कोई एक न्यूट्रिएंट मिसिंग है, कोई एक न्यूट्रिएंट मिसिंग है, तो उसकी बॉडी में, उस पर्सन की बॉडी में उस वाले न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उस वाले न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। और अगर ये कमी लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करेगी तो फिर डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा उस पर्सन को। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, अगर ये कमी लॉन्ग टाइम तक रहे तो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है कि उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी। फिर जो हेयर होंगे वो जल्दी सफ़ेद पड़ जाएंगे, बाल जल्दी सफ़ेद पड़ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, हमारे बाल कैरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। फिर स्किन डिजीजेस आ जाएंगे और डायरिया भी हो सकता है, मतलब लूज मोशन हो जाएगा। तो अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या क्या होगा? ग्रोथ कम होगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज़, फेस की स्वेलिंग आ जाएगी, स्किन डिजीजेस हो जाएंगे, हेयर का डिस्कलरेशन, मतलब जो हेयर का कलर है वो दूसरा हो जाएगा, यानी वाइट कलर के हेयर्स हो जाएंगे कम एज में ही, ठीक है। और डायरिया हो जाएगा। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी एक साथ हो जाए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी एक साथ हो जाए तो क्या होगा? तो फिर ग्रोथ बिल्कुल होगी ही नहीं, परमानेंटली ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी। और जो पर्सन होगा वो बहुत ही ऐसे सूखी हड्डी बन जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा, लीन एंड थिन, एक्सट्रीमली वीक, थोड़ा सा धक्का मारोगे तो गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। और मूव भी नहीं कर पाएगा, अनेबल टू मूव, मतलब मूव नहीं कर पाएगा। अब बात करेंगे विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। तो बेटा इस टेबल को बहुत ही ध्यान से देखो तो मैं आपको समझाऊंगी कि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से क्या होगा। जो विटामिन ए है, फिर B1 है, फिर C है, फिर D है, ये सारे तो हो गए विटामिन्स। और जो कैल्शियम है, आयोडीन है और आयरन है, उन सबको हम मिनरल्स मानेंगे। तो अब समझ में आया कि कौन से विटामिन है और कौन से मिनरल्स हैं। A, B1, C और D वो सारे विटामिन हैं, और जो कैल्शियम है, जो आयोडीन है, जो आयरन है, वो सब मिनरल्स हैं। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो लॉस ऑफ विजन, मतलब आईज वीक हो जाएंगी, मतलब आप देख नहीं पाओगे प्रॉपर तरीके से। तो सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब उससे होगा क्या? देख नहीं पाओगे, लेकिन उससे क्या होगा, मतलब तुम्हें अच्छे से नहीं दिखाई देगा कुछ भी, मतलब तुम्हें कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई देगा, मतलब पुअर विजन हो जाएगा। अगर किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? उसकी जो आंखों की देखने की ताकत है वो कम हो जाएगी, मतलब विजन उसका पुअर हो जाएगा, वो देख नहीं पाएगा अच्छे से। और डार्कनेस में नहीं देख पाएगा, मतलब अंधेरा होगा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा। आप कहोगे मैम अंधेरे में तो वैसे भी किसी को नहीं दिखता। बेटा ऐसा नहीं होता, जब आप लाइट ऑफ करते हो तब आपको तुरंत तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं। लेकिन अगर कोई अंधा हो जाएगा इंसान, जिसकी विजन प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी आंखों में प्रॉब्लम आ जाएगी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसको अंधेरे में उतने अच्छे से नहीं दिखेगा, ठीक है। कभी कभी पूरी ही आईसाइट चली जाती है। अब बात करेंगे विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 से जो बीमारी है उसका नाम है बेरी बेरी।
या बेरी बेरी भी बोलते हैं कोई कोई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बेरी बेरी में जो हमारे मसल्स होते हैं ना वो बहुत वीक हो जाते हैं, और जब मसल्स वीक होंगे तो हमें काम करने में एनर्जी नहीं आएगी। मतलब हम जब काम करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है बॉडी में। तो विटामिन B1 से होती है बेरी बेरी, जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं, और अगर मसल्स वीक होंगे तो आप काम नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। बात करते हैं विटामिन C से क्या होता है। विटामिन C से जो बीमारी, विटामिन C की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है स्कर्वी। स्कर्वी होती है गम्स में, मतलब आप ब्रश करोगे ना जैसे ही, वैसे ही जो आपके गम्स हैं, जो आपके मसूड़े हैं, उनमें से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, उनमें से खून आना चालू हो जाएगा, ठीक है। और जो अगर आपको कहीं पे चोट लग जाए तो वो बहुत दिन बाद ठीक होगी, मतलब गम्स में से ब्लीडिंग होगी, और अगर कभी चोट लग जाए तो वो बहुत टाइम लेगी हील होने में। जो आपका वुंड है, वुंड का मतलब होता है चोट, वुंड को ज़्यादा टाइम लगेगा हील होने के लिए। विटामिन D से जो बीमारी होती है, मतलब विटामिन D की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स, विकेट्स नहीं है, रिकेट्स है, ठीक है। तो रिकेट्स में क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। नॉर्मली बोन जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, लेकिन विटामिन D की डेफिशिएंसी अगर किसी को हो जाए तो उसकी बोन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं। ये देखो इमेज में देखो, ये जो नीचे जो थाई, मतलब जो हमारी पैर वाली बोन्स हैं वो बेंड हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो मुड़ जाती हैं। विटामिन D की अगर किसी में कमी हो जाए तो उसकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो बेंड होनी चालू हो जाती है, वो मुड़ना चालू हो जाती है, और ओवरऑल सारी बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी और वो मुड़ जाएंगी तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अजीब सा दिखेगा, हम अजीब से दिखेंगे, क्योंकि कहीं पे ऐसा शेप दिखेगा, सीधा होने की जगह पे ऐसा शेप दिखेगा। अब बात करेंगे अगर कैल्शियम की कमी हो जाए। सबसे पहली बात, कैल्शियम एक मिनरल है, ठीक है। तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो कैल्शियम का क्या क्या बना होता है, एक तो बोन्स बनी होती हैं और टीथ बने होते हैं। तो जो हमारे दांत हैं वो डिके होने लगेंगे, वो खराब होने लगेंगे, वो झड़ने लगेंगे, वो सड़ने लगेंगे, और बोन्स भी वीक हो जाएंगी, ठीक है। तो वीक बोन्स एंड टूथ डिके, टूथ डिके मतलब जो दांत हैं वो आपके खराब होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन भी एक मिनरल है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गॉइटर हो जाता है। गॉइटर में क्या होता है, ये जो हमारी नेक होती है ना, वहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे स्वेलिंग जैसी आ जाती है, इस फोटो में आप देख सकते हो। तो गॉइटर हो जाता है आयोडीन की कमी से। इसीलिए जो आयोडीन वाला नमक है ना वो खाना चाहिए, वरना आयोडीन की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर और गॉइटर हो जाएगी। गॉइटर एक बीमारी होती है जो आयोडीन की कमी से होती है। सिम्टम में क्या होगा, सिम्टम का मतलब अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी किसी को तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारे नेक में एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, वो स्वेल अप कर जाता है, मतलब सूज जाता है। तो हम बोलेंगे ग्लैंड्स इन द नेक, जो हमारे नेक में जो थायराइड ग्लैंड है दैट अपीयर स्वोलन, वो हमें सूजा हुआ दिखाई देता है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, मतलब जिन बच्चों में आयोडीन की कमी होती है उनका दिमाग शार्प नहीं होता, वो उतने इंटेलिजेंट नहीं होते, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते उतनी जल्दी। इसीलिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी डाइट में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे आयरन अगर बॉडी में कम हो जाए तो क्या होगा। अगर किसी की बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे होता है एनीमिया। क्या हो जाता है, एनीमिया, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, एनीमिया। और एनीमिया में वीकनेस हो जाती है। देखो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से वीकनेस क्यों होती है वो समझो। जो हमारी बॉडी होती है ना, हमारा खून होता है उसमें, तो उसमें हमारे खून में एक सेल होते हैं जिनका नाम होता है आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो आयरन के बने होते हैं। तो अगर बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में आयरन नहीं होगा तो आरबीसी प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, मतलब हमारे रेड ब्लड सेल प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। और जो हमारे आरबीसी होते हैं वो अपने ऊपर ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आयरन नहीं होगा तो आरबीसी वीक पड़ जाएंगे, और आरबीसी वीक पड़ जाएंगे तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगी और हमें वीकनेस होगी। देखो अगर मैं तुम्हें एक ऐसे कमरे में बैठा दूँ जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो तो तुम्हें बहुत वीक लगेगा, तुम्हें चक्कर आने लगेंगे। ठीक वैसा ही होता है, अगर आरबीसी में आयरन प्रॉपर नहीं होगा तो जो आरबीसी होंगे वो वीक हो जाएंगे, और वो वीक हो जाएंगे तो वो ऑक्सीजन कैरी कर नहीं पाएंगे और तुम्हें चक्कर आने लगेंगे, मतलब वीकनेस आ जाएगी। समझ आ गई बात। अब इन सारे डिजीजेस से बचने का क्या तरीका है, हम इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट मतलब बच कैसे सकते हैं। इन सब से बचने का ये तरीका है कि बैलेंस्ड डाइट खाओ। फैट ज़्यादा मत खाओ बट बैलेंस्ड डाइट खाओ। तुम्हारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स CPF विद्या मंदिर होना चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। मतलब तुम्हारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट खाओ, यही तरीका है डेफिशिएंसी डिजीजेस से बचने का।